गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, पिछली क्लास में अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन कराते हैं और इंटरेक्शन से एक ग्राफ प्राप्त करते हैं। उस ग्राफ का एनालिसिस करके अपन पता लगाते हैं कि उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया, लास्ट में मैंने आपको वेव के बारे में बताया, स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि यदि विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके एनर्जी के, या मैं बोलूँ लैम्बडा के, तरंगदैर्घ्य के, या आवृत्ति के, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में यदि अपन व्यवस्थित कर दें तो अपन बोलेंगे कि हमको क्या प्राप्त हुआ है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है EMR का। देखिए, एक सबसे अच्छा स्पेक्ट्रम का जो एग्जाम्पल है वह क्या है कि यदि अपन श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से निकाले तो अपन देखते हैं ये श्वेत प्रकाश इसके अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। एक वर्ड में काम में लूंगा, वो है स्प्लिटिंग। क्या वर्ड है? स्प्लिटिंग। मैंने अभी बोला था ना कि श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस अवयवी रंगों में जो विभक्त है, या एक श्वेत प्रकाश का 7 प्रकाश में परिवर्तन क्या कहलाता है, उस श्वेत प्रकाश की स्प्लिटिंग कहलाती है। ठीक है, अपन यहाँ पर ऑलमोस्ट बात करेंगे एनर्जी लेवल के लिए। एक मॉलिक्यूल्स के पास कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं जिनको अपन बोलेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे देखिए ये मैटर है, इस मैटर के पास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होंगे। ये E1, ये E2, ये E3। इनके बीच की जो एनर्जी है वो क्या होती है, फिक्स होती है, डेल्टा E। यदि अपन इसको क्या करें, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सप्लाई करें तो अपन देखेंगे कि अपन ने एक स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है उसकी फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में। मान के चलिए ये अपन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। इस जो सैंपल है उसमें क्या है, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है। इन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है, यह एनर्जी डिफरेंस रेडियो वेव की एनर्जी के समतुल्य होता है। यानी इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो रेडियो वेव एनर्जी के, रेडियो जो वेव है उसकी एनर्जी के बराबर होता है। इसलिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन जब रेडियो वेव सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम जो यहाँ पर होता है वह उस एनर्जी को गेन करके अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ध्यान रखना, हमेशा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन उसी तरंग का होगा या उसी वेव का होगा, हमेशा उसी वेव का एब्जॉर्प्शन होगा जिसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल के बराबर होगी। यानी जिस वेव की जो एनर्जी है इन दोनों एनर्जी लेवल के बराबर होगी, उसी का ही क्या होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। यदि अपन UV और IR की बात करें तो जो UV है उसमें एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर की अपन को क्या देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो कौन सी होगी, या तो UV होगी या विजिबल होगी। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। UV और विजिबल की जो एनर्जी है उसका जो फोटोन है, जब इसको अपन सप्लाई करेंगे उसका मान कितना होना चाहिए, इन एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। यदि उनका मान इन एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा तो अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा रहा था वह इस फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर लेता है और अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है।
यदि इस फोटोन का मान इस एनर्जी डिफरेंस से या तो ज़्यादा हो या कम हो, दोनों ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फोटोन का एब्जॉर्प्शन जब ही होगा जब उस फोटोन की एनर्जी का मान क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंस, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उनके बराबर होगा, तब अपन बोलेंगे कि इस फोटोन का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि जो अपन किसी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसकी एनर्जी को अपन कई तरह से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो एनर्जी है E बराबर hν के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, hc अपॉन लैम्बडा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और hc न्यू बार के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की एनर्जी को प्रदर्शित कर सकते हैं या किसी भी फोटोन की एनर्जी को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बोलूं कि कोई भी मैटर है उसके पास क्या पाया जाना चाहिए, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पाया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन तभी हो सकता है जब मैटर के पास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हो। देखिए कई सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल नहीं पाया जाता, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उनमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जनरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट कर सकते हैं, या तो उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। कैसे जनरेट करेंगे, या तो उनमें एक्सटर्नल क्या लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, या उनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। ठीक है, जैसे देखिए यदि मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 क्या हैं, डी ऑर्बिटल हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन देखते हैं कि 5 डी ऑर्बिटल जो डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट का मतलब है सभी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं या संकुल का निर्माण करते हैं, या मैं बोलूं कि इनमें कौन अप्रोच करता है, लिगेंड अप्रोच करता है। लिगेंड आयनिक स्पीसीज होगी, यानी इसके पास क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करवाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर जनरेट करना पड़ेगा या उसमें मैग्नेटिक वेक्टर जनरेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो लिगेंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है किसी आवेश के चारों ओर हमेशा कौन सा वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है। जब ये लिगेंड इस ऑर्बिटल के पास आएंगे, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर जब इसके पास आएंगे ऑर्बिटल के पास, आपको पता है डी ऑर्बिटल में भी क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मध्य में क्या पाया जाएगा, रिपल्सन पाया जाएगा। ठीक है, कहीं पर रिपल्सन ज्यादा होगा और कहीं पर रिपल्सन कम होगा। यदि अपन बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की, ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, इसमें देखिए इस प्रकार होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें जो लिगेंड है वो एक्सिस पर पाए जाते हैं, ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस, तो ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड है वो कहां पर पाए जाते हैं, एक्सिस पर पाए जाते हैं। यानी जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करेगा। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जिनमें से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है। देखिए डी जेड स्क्वायर कैसे होता है, इस प्रकार। जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है
वह कैसे होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। ये वाली एक्सिस कैसी है, जेड एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जबकि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस होता है। ठीक है, जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होगा और लिगेंड भी कहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, तो इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और इस लिगेंड के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर और इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या होगा, ये हायर एनर्जी पर चले गए। जबकि उसके जो T2G ऑर्बिटल है, इनको अपन ने क्या बोल दिया, इजी ऑर्बिटल, इसको अपन ने क्या बोल दिया, T2G ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है उनको अपन ने क्या बोला है, T2G ऑर्बिटल। देखिए जो एनर्जी लेवल समान था अब वो दो भागों में बट गया। इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और इसमें भी क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। हो सकता है ये वेकेंट हो, इसमें इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि एक एनर्जी लेवल है, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा। यदि इस एनर्जी के डिफरेंस का बराबर अपन ने क्या दे दिया, इसको फोटोन दे दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी से कहां पर चला जाएगा, हायर एनर्जी पर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देंगे। बात समझ में आई क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताना चाह रहा हूं यहां पर, इन डी ऑर्बिटल्स को अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। इन डी ऑर्बिटल को अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताने चाह रहा हूं वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन तभी हो सकता है तब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी है एच न्यू, उसका मान इन एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो। ठीक है, यदि इस एनर्जी का मान ज़्यादा है या कम है तब तक इनकी एनर्जी को अपन क्या नहीं कर, इस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। तो अपन कुछ तरीके अपनाते हैं। अपन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज्ञात करने के लिए, या अपन को ये स्पेक्ट्रोस्कोपी तो करनी है, तो अपन कुछ तरीके अपनाते हैं। वो तरीके क्या कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी में अपन क्या कर दे, वृद्धि कर दे। जैसे यदि कोई सैंपल विजिबल से फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं करता तो उसको यूवी तक लेके जाएं। यूवी की जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यदि वो यूवी से भी नहीं ले रहा तो अपन क्या करेंगे, एक्सरे की तरफ मूव करेंगे। और यदि अपन देख रहे हैं कि किसी भी मैटर में जो एनर्जी डिफरेंस है उसका मान क्या है, कम है, तो अपन क्या करेंगे, विजिबल से आईआर की तरफ मूव करेंगे, इंफ्रारेड की तरफ मूव करेंगे। यदि उसका मान और भी कम है तो माइक्रोवेव की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसमें एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। अपन ने उसके आधार पर ही कल एक टेबल बनाई थी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी ईएमआर देती हैं। उनका जो आधार है वो यही है कि अपन को केवल जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच का, ये अपन बोले जो एनर्जी स्टेट है उनके बीच की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही अपन को क्या देनी है, रेडिएशन देनी है। ठीक है, देखिए एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है वाइब्रेशनल मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशनल की ज़्यादा होती है किससे, रोटेशनल से। जब अपन ट्रांसलेशनल यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब अपन ट्रांसलेशनल मोशन यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है, तो इनकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अपन को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये कहाँ से आएगी, या तो यूवी से आएगी या विजिबल से आएगी। अब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है, जबकि
जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन किस प्रकार होता है कि मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन की मीन पोजीशन है, यह इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन से एक बार इधर जाता है और दूसरी बार इधर जाता है, यहाँ जाएगा वापस आएगा, यहाँ जाएगा वापस आएगा। इसको अपन बोलते हैं दोलन गति। क्या बोलते हैं? दोलन गति। इस दोलन गति में अभी तक जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तब भी इस नाभिक का इसके पास क्या है? आकर्षण बल है, वह नाभिक के आकर्षण बल से दूर नहीं गया है, इसलिए इसके लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वह कम है। वह कहाँ से कंप्लीट हो जाती है? IR से। इंफ्रारेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का रीजन है, इंफ्रारेड, वहाँ से इसका पूरा हो जाता है। यदि कोई मॉलिक्यूल सिर्फ घूम रहा है, घूमने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट और कम होती है। ये कहाँ से लेगा? माइक्रोवेव रीजन से लेगा। ठीक है, अब देखिए ये है रोटेशन और एक है स्पिन। स्पिन रोटेशन में तो क्या होता है कि एक पोजीशन है, इसके अराउंड ये रोटेट होता है। स्पिन में क्या होता है कि वो है अपनी एक स्थिति में ही क्या करता है? रोटेशन करता है, अपनी एक स्थिति में ही। ठीक है, यहाँ पर तो यह चल रहा है जबकि वहाँ पर सिर्फ घूम रहा है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पिन। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट और भी कम होती है, जो कहाँ से मिलेगी? रेडियो वेव रीजन से। कहाँ से मिलेगी? रेडियो वेव रीजन से मिलेगी। बात समझ में आ गई क्या? तो जैसे जैसे अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम या कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है, उसकी एनर्जी में जैसे जैसे क्या आता है? डिफरेंस आता है। उसके आधार पर ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहली बात कि जब भी आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले अपन को जनरेट करने हैं क्या? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जनरेट करेंगे तो इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर अपन क्या देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देंगे। पर्टिकुलर स्प्लिटिंग के लिए या पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के लिए एक पर्टिकुलर क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि ट्रांसलेशनल मोशन के कारण क्या है? एनर्जी डिफरेंस है, तो अपन देंगे यूवी और विजिबल। यदि वाइब्रेशनल मोशन के कारण एनर्जी डिफरेंस है तो अपन IR देंगे। यदि रोटेशनल मोशन के कारण एनर्जी डिफरेंस है तो माइक्रोवेव देंगे। और यदि स्पिन मोशन के कारण क्या है? एनर्जी डिफरेंस है, तो अपन क्या दे देंगे? रेडियो वेव दे देंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपन ने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि यह जो सिस्टम है वह उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी या अपन बोले एनर्जी, इन दोनों एनर्जी स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। यदि इससे ज़्यादा होगी तो भी वह एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और इससे कम होगी तो भी वह उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनके एनर्जी लेवल को अपन, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अपन ऐसा नहीं है कि हर जगह केवल एनर्जी का यूज करेंगे, एनर्जी टर्म का यूज करेंगे। आपको पता है जो एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होती है, तो अपन एनर्जी की जगह पर कई जगह फ्रिक्वेंसी टर्म यूज करेंगे। आपको पता है कि जो एनर्जी है वह hc न्यू बार, ये दोनों कांस्टेंट है, तो न्यू बार के भी समानुपाती होती है। तो कई जगह पर अपन एनर्जी के लिए किसका यूज करेंगे? न्यू आर का। देखिए IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें अपन इसका यूज करते हैं। कहीं पर अपन hc अपॉन लैम्बडा का भी 1 अपॉन लैम्बडा का भी यूज कर सकते हैं।
1/λ का यूज अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूज अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये सभी क्या है, एनर्जी की टर्म है, सभी क्या है, एनर्जी की टर्म है। आपको पता है इनकी डेफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का जो मात्रक है, मैंने आपको देखो पिछली क्लास में क्या बताया था कि ये एक वेव है, ठीक है, ऐसे एक और वेव होगी, इस वेव की कुछ टर्म समझते हैं। मैंने कहा था अपन ने इस वेव की मिड पॉइंट पर एक बिंदु लगा लिया, इस बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, इस बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यदि मैं यहाँ पर एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लूँ, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से निकलने वाली तरंगों की संख्या 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र से निकलने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि किसी तरंग में दो पीकों के बीच का जो डिफरेंस है या दूरी है वह क्या होती है, लैम्बडा। तो याद रखना है लैम्बडा एक दूरी का मेजरमेंट है, यानी यह डिस्टेंस को बताता है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वह डिस्टेंस को ना बताकर किसको बताती है, तरंग की संख्या को बताती है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, एक देखिए ये इसकी मीन पोजीशन है, यह जैसे मैं इस ग्राफ को ऐसे बता सकता हूं कि कोई भी पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है वह पहले यहां पर जाता है, तो उसकी पथ में जो लास्ट विक्षोभ आता है, एक लास्ट सीमा तक जाता है, वह ये सीमा है। उसके बाद वह वापस आएगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ रहा है, उसके बाद यह इधर जाएगा तो वह दूसरी दिशा में चला गया, उसके बाद वह वापस आता है तो वह अपनी दिशा में आ गया। यानी एक दोलन से अपन एक तरंग का निर्माण कर दिया, एक दोलन से यहाँ तक जाना, ये पीक पर पहुंच गया, यहाँ से वापस आना, वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, यहाँ से दूसरी दिशा में जाना यानी विपरीत दिशा में गया और वापस उस दिशा में आ जाना। इस प्रकार यह एक क्या है, तरंग है। एक कंप्लीट दोलन जब हो जाता है तो एक तरंग का निर्माण हो जाता है। मीन पोजीशन से सबसे अधिक जो डिस्टरबेंस है वह इसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम। तो अपन आयाम को भी पढ़ेंगे। आयाम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का मीन पोजीशन से, किसी भी पार्टिकल का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टरबेंस, किसी भी पार्टिकल का मीन पोजीशन या अपन बोले मुख्य पाथ से मैक्सिमम डिस्टरबेंस क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आवृत्ति किसे कहेंगे, किसी बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या, किसी बिंदु से 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तरंग दैर्घ्य किसे कहेंगे, दो पीक के बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, दो पीक या दो गर्त के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तरंग संख्या किसे कहेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो अपन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर। तो सबसे पहले अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वो अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन को एनर्जी जो लेवल है उनकी स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही फिनोमिना आगे बढ़ता है। जब अपन उसकी स्प्लिटिंग के बारे में देखेंगे तो अपन देखेंगे वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस आ जाते हैं, और जब अपन को इस क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल आ जाए तो वहाँ पर ट्रांजिशन कराना है। पर्टिकुलर ट्रांजिशंस के लिए पर्टिकुलर क्या लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लेंगे। ठीक है,
आगे अपन को एक चीज़ याद रखनी है, कुछ साइंस के फिनोमिना हैं, जैसे यदि कोई आवेश मूव करता है, यदि कोई आवेश मूव करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसके अराउंड, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी वह इलेक्ट्रिक तो है ही, साथ में मैग्नेटिक भी हो गया। उसका कारण क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो कोई भी आवेश यदि मूव करेगा, गति करेगा, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और वो जनरेट विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इलेक्ट्रिक वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर से क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे और अपन को कुछ रिजल्ट देंगे, जिनको अपन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इसका जो आगे का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।